तो हम देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको ना डेरिवेशन बहुत सी बुक्स में मिल जाएंगी, और डेरिवेशन हमारा पर्पस नहीं है, हमें इसे इसे समझना है ये क्या चीज है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें कहती है कि ये हमारे पास होता है हर्मिशियन या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इससे पहले एक ना हम थोड़ा सा देखते हैं आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन क्या होते हैं। आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन। अच्छा ना, आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन क्या होते हैं कि एक फंक्शन है मेरे पास, तो उसके ऊपर मैं अगर कोई भी ऑपरेटर लगाऊं तो सेम फंक्शन रिप्रोड्यूस हो जाए कुछ वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये था 2x, या आप कह लें कि e⁻²x। ये फंक्शन था मेरे पास f(x) का। अब इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ऑपरेटर लगा दिया d/dx का। ये ऑपरेटर लगा दिया दोनों तरफ। तो अब इसका जो आंसर आता है ना, वो क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। इसका जो आंसर आता है कि जिनकी थोड़ी सी मैथ है ना, उन्हें ये समझ है। इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास e⁻²x²। ये आंसर आता है। अब ये देखें, मेरे पास फंक्शन क्या था। हमारे पास फंक्शन था f(x) e⁻²x, ऐसे ही था ना। यस सर। तो अब ये देखें e⁻²x आ गया वापिस से। मैंने यस सर। इसके ऊपर क्या लगाया, एक ऑपरेटर लगा दिया, तो फंक्शन वही सेम रिप्रोड्यूस हो गया, और उसके साथ यस सर। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई है। ये देखें, तो ये जो वैल्यू आएगी ये होगी आइजन वैल्यू, ठीक है। और ये जो फंक्शन होगा ये होगा आइजन फंक्शन। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। कि एक फंक्शन के ऊपर मैं ऐसा ऑपरेटर लगाऊं कि दोबारा से वही फंक्शन प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन साथ कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, तो उसे आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन कहेंगे। आइजन फंक्शन। तो आगे डी, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमारे पास ये आती है इस तरह से। अब इसको मैं ना आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये हमारे पास होता है साई, इसे कहते हैं साई। साई होता है वेव फंक्शन। ये होती है हमारे पास एनर्जी या आइजन। ये देखिए इसके ऊपर ये फंक्शन है हमारा, इसके ऊपर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगा हुआ है। ये देखिए सेम फंक्शन दोबारा से आ गया, और साथ उसके कुछ ना कुछ वैल्यू भी आ गई जी एनर्जी की। तो इसे हम क्या कहेंगे, आइजन वैल्यू। ये हमारे पास आइजन फंक्शन होगा, ठीक है। अब श्रोडिंगर वेव होती क्या है, डेरिवेशन आपको मिल जाएगी। दो तरह की होती है, एक होती टाइम डिपेंडेंट, एक होती टाइम इंडिपेंडेंट। एक टाइम इंडिपेंडेंट, पहले हम देखते हैं टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट क्या होती है, इसे जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अब बुहर ने कहा था कि ऑर्बिटल ऐसे हैं जी ये, और बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी वेव होती है। स्टेशनरी वेव का किसी को मतलब पता हो जी? Having crust and trough waves. वेव तो सभी के पास क्रस्ट एंड ट्रफ होता है, स्टेशनरी वेव कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल एक रस्सी को एक साइड से बांध जो दें। मोशन नहीं करती। जो चले मैं बताता हूँ। स्टेशनरी वेव वो वेव होती है जो वक्त के साथ चेंज ना हो, तब्दील ना हो।
थोड़ी सी बात समझ में आई या नहीं आई? कि अगर ये वेव है मेरे पास तो 5 मिनट बाद भी यही वेव होनी चाहिए। बात समझ में आई स्टेशनरी वेव की? जी। यस सर। तो ये स्टेशनरी वेव है। बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने यही कहा था कि जो हमारे पास ऑर्बिटल हैं वो स्टेशनरी हैं, मतलब कि जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, जब तक आप उसे एनर्जी नहीं देते इलेक्ट्रॉन उसी पोजीशन में रहेगा। तो बोहर ने तो कह दिया कि जनाब आप पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं और मोमेंटम भी कर सकते हैं। ऐसा है या नहीं है? क्योंकि बोहर ने कह दिया ना कि एक ऑर्बिटल में जब तक इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना वो एनर्जी लॉस करता है ना वो गेन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोहर ने साइमल्टेनियसली दो चीजों को डिटरमाइन कर दिया, पोजीशन को भी डिटरमाइन कर दिया और मोमेंटम को भी डिटरमाइन कर दिया। समझ आई बात की? यस सर। लेकिन शर्डिंजर ने कहा ऐसा नहीं होता। शर्डिंजर वेव इक्वेशन के मुताबिक टाइम इंडिपेंडेंट क्या है? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेव है, ये टाइम इंडिपेंडेंट वेव है, यानी टाइम पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर मैक्सिमम है तो यहां पर ही रहेगी मैक्सिमम डेंसिटी। चाहे आप 50 मिनट लगा लें, 20 मिनट लगा लें, 1000 मिनट बाद देखे इलेक्ट्रॉन यहीं पर है तो यहीं पे रहेगा, यहां पे है इलेक्ट्रॉन की तो यहीं पे ही रहेगा। स्टेशनरी वेव इसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वक्त के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। और टाइम डिपेंडेंट क्या कहती है? टाइम डिपेंडेंट कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वक्त के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपनी वेव चेंज कर रहा है। अगर ऐसे था पहले तो दूसरे पे ये हो गया 5 मिनट बाद, तीसरी दफा देखेंगे तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये थी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब होता क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की जी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? क्योंकि टाइम डिपेंडेंट के मुताबिक तो इलेक्ट्रॉन की बहुत सी पोजीशन बन सकती है, ये भी, इधर भी है, इधर भी है। तब हम क्या लेते? एक प्रोबेबिलिटी लेते, प्रोबेबिलिटी। वो रीजन जहां तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं उसे हम क्या कह देते कि ऑर्बिटल है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की हो। ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे? ऑर्बिटल है। अब ये हम कैसे डिटरमाइन करते? लेट्स सपोज मैंने 5 मिनट के बाद देखिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये थी, 10 मिनट के बाद देखिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यही थी, 15 मिनट के बाद देखा मैंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऐसे थी, और 20 मिनट के बाद देखा ये पोजीशन थी, तो 30 मिनट के बाद देखा ये पोजीशन थी। अब देखे यहां पर तो मुझे डिफरेंट पीक्स मिल रही हैं, और ये जो हमें शो कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला जो हमें शो कर रहा है यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के। यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के। तो मुझे कैसे पता चलेगा? ये वाली जो पीक्स है मैक्सिमम चांसेस है, ये वो पॉइंट है मैक्सिमम चांसेस है। यहाँ पर तो काफी वेव्स आ गई मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब की एवरेज ले लेता हूँ। जब एवरेज लेता हूँ तो मेरे पास एक पीक आ जाती है, तो मुझे पता चल जाता है हाँ जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चांसेस ज्यादा हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ये थी। और फिर इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। हाँ जी, इसी को ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिटाल कहते हैं, ऑर्बिट नहीं, यस। ऑर्बिटाल। ठीक है। यस सर। जी, यहां तक किसी को इशू है? ये हम लेक्चर एंड कर रहे हैं। आज जितना पढ़ा समझ आया?